हेलो गाइस, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है शुभम फोगाट और आपके मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। हमने अपने पिछले स्टैटिस्टिक्स की वीडियो में कोरिलेशन को समझने की कोशिश करी थी, लेकिन पिछले जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने उसका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था उसको कवर किया था। आज हम उसके जो है थोड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी कवर करेंगे। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है पार्शियल कोरिलेशन का। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, पार्शियल कोरिलेशन उस तरह का जब हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ दो ही वेरिएबल्स का रिलेशन एनालाइज होता है और तीसरे वेरिएबल को जो है वो कांस्टेंट रख दिया जाता है। तो उस तरह के जो एनालिसिस है कोरिलेशन के, उसको बोला जाता है पार्शियल कोरिलेशंस। तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। इफ वी एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, इट इज कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन बाय कीपिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। तो कहने का मतलब दो या दो से अधिक अगर वेरिएबल्स हैं तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे दो वेरिएबल्स का जो है कोरिलेशन देखेंगे और बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम कांस्टेंट रख देंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं जो हम समझेंगे यहाँ पे, सपोज y इज बेस्ड ऑन एन अदर वेरिएबल्स x1 x2 एंड x जो है x नंबर ऑफ जो है वेरिएबल्स हैं। तो x1 x2 x जो भी है इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो किसके उसके ऊपर जो है y बेस्ड है, यानी कि दो वेरिएबल्स हैं हमारे। तो partial correlation is a calculation of the relationship between variables x1, x2, xn and each of them as though the other variables were excluded from the case। तो इनके किसी दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप और बाकी जो है कांस्टेंट रखे गएंगे। तो इसको जो न्यूमेरिकली है वो रिप्रेजेंट किया जाता है ये फैक्टर के, ये फॉर्म के द्वारा, यानी कि R1 2 और फिर 3। यानी कि कहने का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन जो ये पहले दो वेरिएबल्स हैं इनके बीच में, और ये वाला जो है इसको रखा जाएगा कांस्टेंट आपका। तो जब हम इस तरह की फॉर्म देते हैं उस और उसके बीच में जो है कोरिलेशन को एनालाइज करते हैं तो वो जो हमारा फॉर्म बनता है वो पार्शियल कोरिलेशन का फॉर्म बनता है। तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, डिनोट x1 एंड x2 कोरिलेशंस बाय रिमूविंग द x3 इफेक्ट। तो ये जो ये वाला जो पार्ट है इसको हमने कांस्टेंट रख दिया और सिर्फ इन दो के बीच में जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे कोरिलेशन कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर R12 जो है वो सिंपल कोएफिशिएंट है कोरिलेशन का x1 और x2 के बीच में, दो वेरिएबल्स जिनका कोरिलेशन हम निकालेंगे। लेट R13 बी सिंपल कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x3। आप जिस वक्त भी जिन दो वेरिएबल्स का निकाल रहे हैं उन दो वेरिएबल्स के अलावा चाहे कितने भी वेरिएबल्स हों उनको जो है आप कांस्टेंट रख देंगे, यानी कि डॉट के बाद जो चीजें आएंगी वो आपकी कांस्टेंट रह जाएंगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जैसे हमने 1 2 किया तो 3 को कांस्टेंट रख दिया, R13 किया तो 2 को कांस्टेंट रख देंगे, और अगर R23 करेंगे तो 1 को कांस्टेंट रख देंगे। तो इसको न्यूमेरिकली जो है इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आपको दिया गया है जो कि है R12, यानी कि हम x1 और x2 वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन निकाल रहे हैं व्हाइल कीपिंग x3 एज कांस्टेंट। तो उसको रिप्रेजेंट किया गया है R12 माइनस कर देंगे R13 और R23 को। तो ये सेपरेशन का जो है एक तरह से फॉर्मूला बन जाएगा कि हम R2 को एलिमेंट को जो है उसके अंदर से माइनस कर रहे हैं इस पार्ट में से 1 का जो 3 के साथ रिलेशन है और 2 का जो 3 के साथ रिलेशनशिप है, ताकि हमारे पास एग्जैक्टली जो रिलेशन है जो कोरिलेशन है वो 1 और 2 का निकल के आ जाए। उसके बाद अंडर रूट कर देंगे 1 माइनस R13 का स्क्वायर और उसके मल्टीप्लाई में फिर से अंडर रूट 1 माइनस R23 का स्क्वायर। तो सिंपल सा फॉर्मूला है R12 माइनस R13 मल्टीप्लाइड बाय R23 डिवाइडेड बाय अंडर रूट कर देंगे 1 माइनस R13 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस R23 का स्क्वायर। तो ये अपना नॉर्मल सा फॉर्मूला है। ऐसे ही अगर आपको 1 3 2 करना है, यानी कि x1 और x3 के बीच में कोरिलेशन निकालना है और x2 को जो है कांस्टेंट रखना है, तो R13 यानी जिसका भी आपको कोरिलेशन निकालना है वो इस प्लेस में आ जाएगा। उसके बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो आपस के अंदर एक जो है मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में उसके अंदर से नलीफाई किए जाएंगे। तो R13 माइनस R12 मल्टीप्लाइड बाय R32, उसके बाद डिवाइड कर देंगे अंडर रूट में R जो है 1 माइनस R12 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस R32 का स्क्वायर। तो ये आपका R मतलब कांस्टेंट अगर 2 को रखना है और x1 और x3 के बीच में जो है वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और फिर इसी तरह 2 3 का जो फॉर्मूला है, जो हमारा कहने का मतलब अगर हम जो अपने वेरिएबल्स जो है हमारे x2 और 3 के बीच में अगर वे कोरिलेशन निकालते हैं तो हमको जो है x1 को है कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो फिर से सबसे पहला जो है R23 आ जाएगा। ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दी हुई होती हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जाता है, तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपको बस ये फॉर्मूला जो है ये समझना है, ये जो है आपको बार बार एक बार इनको अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो बहुत ही आसान चीजें हैं, कुछ जो है रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं लगाई गई है। तो R23 माइनस R21 मल्टीप्लाइड बाय R31 डिवाइड कर देंगे उसको 1 अंडर रूट 1 माइनस R21 के स्क्वायर से मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस R31 के स्क्वायर से। ये हमारे जो फॉर्मूले हैं वो पार्शियल कोरिलेशन के बन जाते हैं। ध्यान हमेशा ये रखना कि जो पार्शियल कोरिलेशन है वो -1 से लेके +1 के बीच में लाई करेगा, जो कोफिशिएंट है इसका।
इसके बाद ये हमको एक यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है बहुत है, और इसके अंदर हमको जो है तीनों वेरिएबल्स को आपस में कोरिलेट करना है एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हुए। तो हमारे को जैसे यहाँ पर भी वैल्यू जो है एग्जैक्टली दी हुई है, तो अगर हम 1.2.3 का निकालना चाहेंगे तो वो वही जो फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा उसके अंदर से हम डायरेक्टली वैल्यूज प्लेस करेंगे। 0.9 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस 0.2 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट आ जाएगा वो आ जाएगा पॉइंट, जो कि हमारा जो है +1 और -1 के बीच में एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही 3 2 का कर देंगे, और वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है, ये भी -1 +1 के बीच में आएगा और ये भी -1 +1 के बीच में आएगा। तो ये जो हमारा पार्शियल कोरिलेशन का जो प्रैक्टिकल पार्ट था वो यहाँ पर कवर हो जाता है इसके अंदर, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है। मल्टीपल कोरिलेशन पे समझने की कोशिश करेंगे। मल्टीपल कोरिलेशन था जब हम सारे वेरिएबल्स को एक साथ जो है अपना कोरिलेट जो है एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हम किसी भी चीज को जो है कांस्टेंट नहीं रखते हैं। सेवरल कोरिलेशन स्टडीज साइमल्टेनियसली द लिंक बिटवीन 3 और मोर वेरिएबल। दिस टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है डॉट के बाद जो है हमारे दो जो वेरिएबल्स हैं उनको जब हम प्लेस करेंगे, यानी कि R1.23 refers to the multiple correlation between dependent x1 वेरिएबल एंड 2 इंडिपेंडेंट x2 एंड x3 वेरिएबल। यानी कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास x1 और उसका जो इंपैक्ट है वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x2 और x3 पर क्या पड़ेगा। तो इट्स अ मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन x1 एंड x2 एंड x3। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए x213 x312 और x123 इस तरह से जो है हमारे इसकी जो फॉर्म्स हैं वो इस तरह से करेंगी। इज मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट x2, यानी कि जो ये वेरिएबल है हमारा इस ये जो है ये डिपेंडेंट है और ये जो बाद वाले दो हैं ये इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, सिमिलरली ये भी डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। तो इसको हम स्टडी करेंगे। इज द मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट x1 एंड द 3 इंडिपेंडेंट जो है x2 x3 एंड x4 वेरिएबल जो भी इसके बाद आते हैं। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज हैं कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल लीनियर कोरिलेशन की वो यहाँ पर मेंशन की गई है। ये जो पीडीएफ है ये कल वाली पीडीएफ से थोड़ा डिफरेंट है। कल वाली जो पीडीएफ थी वो सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को कवर करती थी, जो कि मैं कहूंगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोर देन इनफ थी। लेकिन यहाँ पर जो है हमको 100% जो है कवरेज करनी है, तो उसके चलते ये जो पीडीएफ है जिसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ये भी मैंने ये दोनों पीडीएफ जो है आपको लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इनको एक बार जरूर से खुद भी डाउनलोड कीजिएगा और उनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। The coefficient of multiple linear correlations are is a non-negative quantity. It varies between 0 and 1. तो जो multiple correlations है लीनियर में वो -1 से 1 से ना लेकर 0 and 1 के बीच में लाई करता है। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पर एक जो है हमको एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है जिसको हम एक बार रीड करते हैं। तो हमारे को जो वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी गिवन है। तो ये वैल्यूज हैं आप देखेंगे 0 और 1 के बीच में लाई करती हैं। अब हमारे को जो कैलकुलेशन करनी है वो ये है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा वो हमारा है R1.23। तो ये अंडर रूट करके R12 का स्क्वायर प्लस R13 का स्क्वायर माइनस कर देंगे 2R12 जो है उसकी पावर R और R13 मल्टीप्लाइड बाय R23। तो इनको जो है आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं थोड़ा आपको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। R12 का स्क्वायर प्लस R13 का स्क्वायर माइनस 2R2 मल्टीप्लाइड बाय R13 मल्टीप्लाइड बाय R23 डिवाइडेड बाय R जो है 1 माइनस R23 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है हमारा। इससे हम जो है मल्टीपल कोरिलेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली R213 का R21 का स्क्वायर प्लस R23 का स्क्वायर माइनस 2R121 मल्टीप्लाइड बाय R23 मल्टीप्लाइड बाय R13 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R13 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले में हम जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमको जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। सॉल्यूशन हमेशा 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। पार्शियल कोरिलेशन में -1 और 1 के बीच में, मल्टीपल कोरिलेशन में 0 और 1 के बीच में। सिमिलरली 312 का करेंगे 31 का स्क्वायर 3R जो है 32 का स्क्वायर माइनस कर देंगे 2R31 का मल्टीप्लाइड बाय R32 मल्टीप्लाइड बाय R12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R12 का स्क्वायर। तो ये फिर से हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये डायरेक्टली हैं। अगर आप देखेंगे इनके अंदर जो हमें ऑलरेडी सारी वैल्यूज दी हुई हैं, आपको डिपेंडिंग की पूछा क्या गया है। देखिए जैसे इसके अंदर 312 पूछा है तो आपको इसके फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, तो आपको जो है आपके आंसर जो है वो मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है आप पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार खुद से सोल्व कर लीजिएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। कभी 6 नंबर में पूछा जाएगा, इसको क्लब कर देंगे किसी और क्वेश्चन के साथ जो है इस तरह का जो है तो 2 क्वेश्चन इस तरह के बन जाएंगे। काफी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। देखिए आप ये इतना सा जो क्वेश्चन है आपको 6 नंबर दिलवा सकता है और डायरेक्टली पूछा जाएगा। आपको सिर्फ जो है वैल्यूज पुट करनी है। तो आप एक बार इन पर जरूर नजर जो है मारिएगा।
उसके बाद हम आते हैं अपने रिग्रेशन एनालिसिस पे, लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमको दूसरे पीडीएफ से भी कवर करनी है, तो वो मैं अभी वहाँ से कवर करवाता हूँ। तो अब हम अपना जो कोफिशिएंट एनालिसिस है जो हमारी जो पुरानी पीडीएफ थी उसके अंदर से कवर करते हैं। ये फिर से जो हमने कल जहाँ पे एग्जैक्टली अपना लेक्चर पॉज किया था उससे ही आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको जो है पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो कवर करवा दिया है अपनी इस वाली पीडीएफ से। अब मैं आशा करता हूँ कि जो है आप उसको एक बार अपनी तरफ से ज़रूर एक बार रीड करेंगे, और मैं अब जो है हमारा जो कोरिलेशन एनालिसिस है उसके ऊपर फिर से हम काम करना स्टार्ट करते हैं। तो correlation analysis is a statistical technique used to indicate the nature and degree of relationship existing between one variable and the other। तो ये हम ऑलरेडी जो है जान चुके हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन है वो स्टडी किया जाता है हमारा correlation analysis के द्वारा। It is also used along with the regression analysis to measure how well the regression line explain the variation of the dependent variable with the independent variable। हमने ये भी समझ लिया कि जो रिग्रेशन है वो रिग्रेशन एनालिसिस है वो कोरिलेशन के साथ जो है मिलकर किस तरह जो है हमको ये बता पाती है कि जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो कितने लेवल तक का है वो हमें रिग्रेशन के द्वारा पता चलता है। द कॉमनली यूज मेथड फॉर स्टडिंग लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इन्वॉल्व बोथ ग्राफिक एंड एल्जेब्रिक मेथड। सम ऑफ द वाइडली यूज मेथड इंक्लूड स्कैटर डायग्राम, correlation graph, Pearson's coefficient of correlation, Spearman rank correlation and concurrent deviation method। तो इनको हम जरा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम देखिए एक तरह का इस तरह बार ग्राफ ही होता है, बस उसके अंदर जो है ग्राफ पे आप जब प्लॉट करते हैं तो हम एक लाइन के माध्यम से जो है उसको डिनोट करते हैं और उसके आसपास जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं ताकि ये डिटरमाइन कर सके कि उनके अंदर जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है वो कितना है। जितना ज्यादा स्कैटर्ड होगा उतनी लेस जो है डिग्री है होगी कोरिलेशन की, और जितना क्लोजली स्कैटर्ड होगा एक दूसरे के आसपास होंगे उतनी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन हमें पता चलेगी। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज डोटोग्राम एंड डॉट डायग्राम, क्योंकि हम डॉट्स जो है वो प्लॉट करते हैं। स्कैटर डायग्राम इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अंडर दिस मेथड बोथ द वेरिएबल्स आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर बाय पुटिंग डॉट्स। द डायग्राम सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम। इसका जो है हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए इस डायग्राम में आप देख रहे हैं जो ए डायग्राम है उसके अंदर आप देखिएगा जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो सारे बिल्कुल एक जो है सिमिलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं, इंक्रीजिंग पाथ है। तो यहाँ पर जो हमारा है वो एक परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि ना सिर्फ वो एक जो है पैरेलल चल रहे हैं, जो उनका जो पॉजिटिव कोरिलेशन का है जिनकी दोनों वेरिएबल जो हैं दोनों ही ग्रो कर रहे हैं या दोनों ही नीचे जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो उनके जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, वो एक सिंगल लाइन के अंदर प्लॉट किए जा सकते हैं। तो ऐसी चीज को जब हमारे वेरिएबल जो हैं वो ना सिर्फ एक ही जो ग्रोथ है उनकी लीनियर है, बल्कि उनके जो वेरिएंसेस हैं वो इतने कम हैं कि वो एक ही लाइन पर जो है एक ही डायरेक्शन के अंदर बहुत आसपास जो है प्लॉट किए जा सकते हैं। तो ऐसे जो कोरिलेशन को हम नाम देते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी का बिल्कुल उल्टा अगर करेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, यानी कि जब जो है हमारा जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन कर रही है लेकिन फिर भी जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक हैं, बिल्कुल पास पास हैं, उनके अंदर जो कोरिलेशन है वो बहुत जो है हाई डिग्री का है, तो उसको बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो परफेक्ट पॉजिटिव जो है वो देखिएगा आप जो राइट की तरफ अपवर्ड मूवमेंट दिखेगी आपको, जैसे इसके अंदर है ये हमारा राइट साइड हो गया और ये अपवर्ड ट्रेंड हो गया। तो इस तरह की अगर आपको कहीं स्कैटर डायग्राम दिखाई देता है और वो जो है आपके वेरिएबल्स हैं वो एक सिंगुलर लाइन पे प्लॉट किए जा रहे हैं या एक बिल्कुल सीधी लाइन में प्लॉट करे जा सकते हैं, तो वो परफेक्ट पॉजिटिव है। और बिल्कुल इसका उल्टा यानी कि आपकी जो है जो राइट की तरफ जो है डिक्लाइनिंग मूवमेंट है और उसके अंदर भी अगर आपके वेरिएबल्स हैं जो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर प्लॉट किए जा सकते हैं तो वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन आएगा। उसी तरह जो है अगर आपके जो है अपवर्ड ट्रेंड है यानी कि जो पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन जो आपके वेरिएबल्स हैं वो एक लाइन में ना होकर आसपास है, मतलब कहने का मतलब है अगर आप जैसे ये लाइन देखिएगा, ये लाइन यहाँ से जा रही है तो वेरिएबल जो हैं वो प्रॉपरली लाइन पर ना आकर थोड़े वेरिएशंस के साथ ऊपर नीचे प्लॉट किए गए हैं, तो इसका मतलब है हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। यानी परफेक्टली नहीं है, 100% नहीं है, लेकिन हाई डिग्री यानी कि 80% के अराउंड जो है हमारी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है। उसके बाद हमारा हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, अगर उसी लाइन को हम जो है डाउनवर्ड स्लोप कर देंगे तो उसको हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन का नाम दे देंगे। अब ये देखिए इसके अंदर जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो कितनी जो है दूर दूर तक जो है स्कैटर्ड हैं, तो इसका कहने का मतलब होता है कि ये लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है। ट्रेंड तो अपवर्ड का है लेकिन जो वेरिएबल्स हैं वो आप एक दूसरे से इतना डिस्टेंस जो है स्कैटर्ड है कि उनके अंदर जो कोरिलेशन है वो काफी लो लेवल का है। और ऐसे ही यहाँ पर ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो नेगेटिव कोरिलेशन, लेकिन वेरिएबल्स जो हैं एक दूसरे से काफी दूर दूर हैं, तो ये है लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये हमारे जो है स्कैटर्ड डायग्राम है कोरिलेशन को डिफाइन करने के। उसके बाद ये हमारा जो है डायग्राम्स है।
अभी इसके बारे में इसको थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है। इफ द पॉइंट्स ऑन द डायग्राम रिवील एनी ट्रेंड इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड, द वेरिएबल आर सेड टू बी कोरिलेटेड एंड इफ नो ट्रेंड इज रिवील्ड द वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड। इफ देयर इज एन अपवर्ड ट्रेंड राइजिंग फ्रॉम द लोअर लेफ्ट हैंड, तो यही वो चीजें हैं जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई। ये अपवर्ड ट्रेंड है लोअर लेफ्ट कॉर्नर से राइट की तरफ बढ़ते हुए, और ये है अपना हायर लेफ्ट की से लोअर राइट की तरफ बढ़ते हुए डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड। तो ये चीजें हैं, ये यहाँ पर है। आप एक बार इनको रीड करेंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है स्कैटर डायग्राम की और प्लॉट पॉइंट्स करने की वो बेहतर हो सकती है। उसके बाद ये हमारे को एक जो है एग्जांपल दिया गया है, इसको हमें प्लॉट करके बताना है। देखेंगे हम इस एग्जांपल को, हमें सेल्स दी हैं, मंथ्स दिए हैं और एक्सपेंसेस दिए हैं, और हमें ये देखना है कि सेल्स और एक्सपेंसेस आपस में कितनी डिग्री तक जो है वो कोरिलेटेड है। और ये हम देखेंगे एक स्कैटर्ड डायग्राम की मदद से। और हमसे जो क्वेश्चन दूसरा नंबर का पूछा गया वो ये है, डू यू थिंक दैट देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म, इफ इट इज इट पॉजिटिव, इज इट हाई और लो। तो हमें ये बताना है, स्कैटर्ड डायग्राम पे प्लॉट करने हैं पहले ये पॉइंट्स, उसके बाद हमें ये जो है हमें कंक्लूजन निकाल के देना है कि भाई इनके बीच में जो है कोरिलेशन है या नहीं है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो हाई है या लो है। तो इसको हम प्लॉट करेंगे तो देखेंगे हम हमारा जो सेल्स है वो 50 से जो है 68 के बीच में जो लाई कर रहा है, तो उस हिसाब से जो है हम यहाँ पर स्केल पॉइंट करेंगे। तो हमने यहाँ तक 80 का स्केल लिया है, तो हमारा जो हम देखेंगे कि हमारा जो है 50 यानी कि 40 और 60 के बीच में यहाँ कहीं लाई करेगा, तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो यहाँ आ गया। और जो हमारा 68 है वो 60 और कहीं यहाँ 70 है उससे पहले, तो ये हमारा 68 वाला पॉइंट हो गया। तो इस तरह से हमने जो है सेल्स प्लॉट करती हैं, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एक्सपेंसेस हैं उनको भी प्लॉट करेंगे। तो हमारा जो मिनिमम एक्सपेंडिचर है वो इधर 11 का है और जो मैक्सिमम है वो 16 का है। तो हम जो है 0 से 20 का स्केल लेंगे, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो है हमारा यहाँ से कहीं स्टार्ट हो रहा है 11 और यहाँ कहीं जो है मैक्सिमम है। तो इसके बीच में जो है हमने जो है अपने प्लॉट को जो है पॉइंट्स को प्लॉट किया है। तो इस हिसाब से अब हम देखेंगे कि जो ट्रेंड है वो किस तरह का है। अगर मैं इस तरह की लाइन बना दूंगा तो हम देखेंगे कि लाइन से जो है ज्यादा दूर नहीं है जो हमने प्लॉट करे हैं। तो ये तो हमारा हो गया स्कैटर डायग्राम। अब जो है जो हमारा क्वेश्चन 2 था कि ये बताना है कि इनके अंदर कोरिलेशन है कि नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और अगर पॉजिटिव या नेगेटिव भी है तो वो हाई है या लो है। तो हम देखेंगे शोज दैट द प्लॉटेड पॉइंट्स आर क्लोज टू ईच अदर। देखेंगे बड़े क्लोज हैं आपस में। अब ये डायग्राम को देखिए, और जो हमने ऊपर वाला ये डायग्राम देखा था, ये वाला डायग्राम, ये देखेंगे आप कि जो हमारी जो लाइन है उससे जो है आसपास हैं ये पॉइंट्स। तो इसको भी हम यहीं पे एग्जैक्टली उसी तरह इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। एंड रिवील एन अपवर्ड ट्रेंड, जैसा कि मैंने बताया ये यहाँ से यूं अपवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं। सो देयर इज हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव। देखिए ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो गया, और क्लोज हैं आपस में तो हाई डिग्री हो गया। तो टोटल मिला के क्या बन गया हमारा, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन तो बिटवीन सेल्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म। तो ये हमारा जो है स्कैटर डायग्राम का टॉपिक जो है वो पूरा हो गया। ये बिल्कुल बेसिक सा फंडा है, इसके अंदर कुछ भी टेक्निकल नहीं था। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, कोरिलेशन ग्राफ। यानी कि अगर हम कोरिलेशन को एक ग्राफ के माध्यम से जो है वो डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। दिस मेथड ऑल्सो नोन एज कोरेलोग्राम। Correlogram is very simple. The data pertaining to two series are plotted on the graph sheet. We can find out correlation by examining the direction and closeness of two curves. तो इसको हम देखते हैं एक बार जो है अपने एग्जाम्पल के द्वारा डायरेक्टली। Find out graphically if there is any correlation between price yield per plot denoted by y and the quantity of fertilizer used kg denoted by x। तो हमें जो है अपना जो दो वेरिएबल्स हैं फर्टिलाइजर और प्राइस यील्ड पर जो है प्राइस यील्ड पर प्लॉट जो है इसके बीच में कोरिलेशन को डिफाइन करना है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है वाई हमारा जो है प्राइस यील्ड पर प्लॉट है, और जो है एक्स हमारा है फर्टिलाइजर जो है यूज जितना किया है हमने। तो यहाँ पर हमको जो 2 पॉइंट्स हैं इसको हम ऐसे जो है जब हमने प्लॉट किया तो देखेंगे आप जो हमारा ये हमको ग्राफ जो स्केल है वो डिटरमाइन करना है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं। तो हमारे पास जो ये वैल्यूज हैं देखिए जो एक्स की हैं वो 6 से लेके 24 की हैं, तो हम जो है इस हिसाब से उसको प्लॉट करेंगे। और सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है 3.5 से लेकर 8.5 तक की है, तो उसको यहाँ प्लॉट करेंगे। तो ये जो हम जब और ये हमारे पास जो है प्लॉट नंबर गिवन है। तो ये हमारे पास प्लॉट नंबर गिवन है कि एक प्लॉट का दायरा कितना है और जो है यील्ड कितनी है और उसके अंदर फर्टिलाइजर कितना यूज किया गया। ऐसे दूसरा प्लॉट, तीसरा प्लॉट, चौथा प्लॉट। तो यहाँ पर हमने जो है प्लॉट को जो है वो स्केल किया है, और यहाँ पर हमने जो है एक्स एंड वाई के जो वेरिएबल्स हैं हमारे उनको प्लॉट किया है। तो हम देखेंगे जो है हमारा जो ये है 3.5 को है जो हमने ब्लू वाले इससे मार्क किया है। तो प्लॉट नंबर 1 पे जो है हमारा जो y है वो 3.5 है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा x है वो है 6। तो इस तरह जब हम इनको प्लॉट कर देंगे इंडिविजुअल पॉइंट्स को, तो हम देखेंगे कि जो हमारा कोरिलेशन है वो किस तरह का है। और अगर इसके बीच में मैं एक लाइन जो है रेफरेंस की अगर लगा दूँ तो ये देखेंगे कि एक तो जो चीज़ें हैं
वो पॉजिटिव रिलेशन है क्योंकि अपवर्ड ट्रेंड है, ऊपर जा रहा है। दूसरा, ये जो पॉइंट्स हैं आपस के अंदर बहुत क्लोजली रिलेटेड है। तो अब हम इसको जो है इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। फिगर 4.3 यानी कि ये वाला जो फिगर है शोज दैट टू कर्व्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो मतलब सेम डायरेक्शन है यानी कि अपवर्ड ट्रेंड है। मोरओवर दे आर क्लोज टू ईच अदर सजेस्टिंग अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस यील्ड पर प्लॉट एंड क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर यूज्ड। तो ये जो है हमारा क्या कहलाता है, इसको क्या बोलेंगे हम, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री क्योंकि आसपास है, पॉजिटिव क्योंकि अपवर्ड ट्रेंड है। तो ये हमारा जो है कोरिलेशन ग्राफ भी जो है बिल्कुल सिमिलर था, स्कैटर डायग्राम से कुछ भी अलग नहीं है, बस उसके अंदर डॉट्स लगानी थी। इसके अंदर हम डॉट्स को जो है कनेक्ट कर देंगे आपस के बीच जो है उसमें। तो कुछ भी इसके अंदर जो है टेक्निकल पार्ट नहीं है। उसके बाद आता है हमारा पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये हमारा मैथमेटिकल एल्जेब्रिक मेथड है कोरिलेशन को एनालाइज करने का, इसको पढ़ते हैं। A mathematical method for measuring the intensity or the magnitude of linear relation. Intensity यानी डिग्री और magnitude का मतलब है कितना लेवल होगा। Between two variable was suggested by Carl Pearson, a great British biometrician and statistician, and it is by far the most widely used मेथड इन प्रैक्टिस। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो है मेथड है वो ये है। इसको मैथमेटिकली ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। तो जो हमारे आर एक्स वाई हैं ये जो है हमारे कोफिशिएंट, इनको बोला जाता है नोन एज पियर्सनियन कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। ये इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो जहां पर भी आप अगर इस तरह का फिगर देखेंगे आर ब्रैकेट एक्स एंड वाई, कहने का मतलब है ये कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई। यानी कि एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच का जो कोफिशिएंट है कोरिलेशन का वो आर ब्रैकेट एक्स वाई के द्वारा जो है डिनोट किया जाता है। इसको छोटे आर एक्स वाई में भी डिनोट कर सकते हैं या सिंपली आर में भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, आर एक्स वाई यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एस वाई। तो इसको जो है हम इंटरप्रेट करते हैं इस तरह से। ये इसकी जो डेरिवेशंस हैं वो हमें प्रोवाइड की गई हैं। तो आपको जो है फॉर्मूला वो है ये याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये हमारे को जो है ये जो फॉर्मूला है इसकी जो प्रॉपर जो है इंटरप्रिटेशन करके दी हुई है यहाँ पर। ये इंटरप्रिटेशन आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। मल्टीपल इंटरप्रिटेशन से मल्टीपल फॉर्मूलेस निकल सकते हैं। तो जो भी आपको फॉर्मूला आपके क्वेश्चन के हिसाब से नेसेसरी दिख रहा है वो आप यूज कर सकते हैं। ये जो है बाय मीन के मेथड से जो है इन्होंने कैलकुलेट करा है। देखिए यहाँ पे एक्स बार यूज हुआ है, वाई बार यानी कि जो एक्स का मीन है और वाई का मीन है। तो वो जो हमारे को उसको अगर उस हिसाब से हमको, अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि आपको जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है कार्ल पियर्सन मेथड से, और आपको क्वेश्चन के अंदर डी एक्स या डी एक्स दे रखा है या अपना डी वाई दे रखा है या एक्स माइनस एक्स बार दे रखा है, वाई माइनस वाई बार दे रखा है, तो आप जो है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने का एक और भी तरीका है। अगर मैं डी एक्स को जो है उनकी वैल्यू से सब्सटीट्यूट कर दूं, यानी कि सिग्मा जो है इसको मैं लिख दूं एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई कर देंगे वाई माइनस वाई बार। कुछ भी नहीं है, बस सब्सटीट्यूशन है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, वैल्यू को इधर उधर करना है और कुछ भी नहीं है। इसको अंडर रूट कर देंगे फिर से सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर देंगे वाई माइनस वाई बार के स्क्वायर से। तो इस तरह की जहाँ पे आपको जो है चीजें दी हुई, अगर क्वेश्चन में आपको कभी जो है अपना एक्स बार दे रखा है, एक्स दे रखा है या डी दे रखा है, डी एक्स या डी वाई दे रखा है, तो आप उसके अंदर जो है ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या निकालने के लिए, आर एक्स और वाई यानी कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये फॉर्मूला है हमारा, ये इंटरप्रिटेशन है, ये इसको समझाया गया है। अब हम आते हैं जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट की, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पियर्सनियन कोरिलेशन कोफिशिएंट। सबसे पहला, कैन नॉट एक्सीड 1 न्यूमेरिकली, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। कहने का मतलब है -1 और +1 के बीच में जो है आपका कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू आएगी। तो ये जो है कोरिलेशन के देखिए पार्शियल में था -1 1, मल्टीपल में था 0 1, जो है कार्ल पियर्सन में फिर से -1 और 1 आ गया। उसके बाद है द साइन ऑफ आर इंडिकेट द नेचर ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर इंडिकेट्स पॉजिटिव कोरिलेशन, वेयर एज नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव कोरिलेशन। आर 0 मतलब कोई कोरिलेशन है ही नहीं, एब्सेंस है। द फॉलोइंग टेबल सम्स अप द डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यहाँ पर जो है वैल्यू दी गई है, जैसे +1 और -1 के बीच में है तो परफेक्ट है। इसके अंदर देखिए परफेक्ट और जो है अपना डिग्री बता रखी है, जो हम उसके अंदर अभी पॉजिटिव और नेगेटिव जो है डिस्कस नहीं करेंगे। अगर अपवर्ड ट्रेंड है तो देखिए +1 अपवर्ड ट्रेंड में है तो परफेक्ट पॉजिटिव है, -1 नेगेटिव है तो उस तरह से जो है परफेक्ट नेगेटिव आ जाएगा।
अगर 90% और मोर है लेकिन 1 से नीचे है तो वेरी हाई डिग्री है, 75 से 90 के बीच में है तो हाई डिग्री है, 60-75 के बीच में है तो मॉडरेट डिग्री है, 30-60 के बीच में ओनली पॉसिबिलिटी यानी कि सिर्फ चांसेस हैं कि हो सकता है, और अगर लेस देन 30 है तो पॉसिबली नो कोरिलेशन। ये इरेलीवेंट कोरिलेशन है, इसको जो है एनालाइज करके कोई फायदा नहीं। कोरिलेशन तो है लेकिन इतना कम है कि उसका जो है रेलिवेंस नहीं है, और जीरो है तो एब्सेंस है। तो ये जो है चार्ट है आपके लिए, जो है आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा। सिंपल सी बात है, इसको परसेंटेज आप जो अपने ग्रेड्स यूज करते हैं उसके हिसाब से यूज करेगा। किसी के 100% आए हैं तो वो परफेक्ट है, किसी के 90 या 90 से ज्यादा आए हैं तो वो बहुत जो है इंटेलिजेंट है, किसी के 75 से 90 के बीच में आए हैं तो वो ठीक ठाक है, किसी के 60 और 75 के बीच में आए हैं तो वो एवरेज है, 30 से 60 के बीच में आए हैं तो भाई काम चल रहा है, और लेस देन 30 है तो भाई वो तो पास ही नहीं होता, 33% वाला ही पास होता है। तो वो चीजें हैं आप, और जीरो आए हैं तो भाई फिर क्या ही फायदा उसका। तो इस तरह से आप अगर इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद जो है पर्सोनियन को जो है पियर्सनियन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। कहने का मतलब है ओरिजिन और स्केल जो है उससे इंडिपेंडेंट है। इन दोनों के बदलाव में अगर कुछ इन दोनों को में कोई भी बदलाव होता है तो उससे जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथमेटिकली इफ गिवन एक्स आर ट्रांसफॉर्म टू न्यू वेरिएबल यू एंड वाई बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, दैट इज ये जो इनका जो है ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। Two independent variables are uncorrelated but the converse is not true। उसके बाद जो है हमारा ये वाला जो टॉपिक है, द स्क्वायर ऑफ पियर्सनियन को रिलेशन कोफिशिएंट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। बिल्कुल सही बात है। अगर हम जो हमारा जो कोफिशिएंट का जो आर एक्स वाई है उसका स्क्वायर कर देंगे तो उसको जो टर्म यूज किया जाता है उसको टर्म का नाम देते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन विच मेजर द परसेंटेज वेरिएशन independent variable that is accounted for by the independent variable is a much better and useful measure of interpreting the value of r। यानी r का स्क्वायर जो है वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, और ये सिर्फ r से ज्यादा बेटर मेजर है, ज्यादा बेटर एनालिसिस करके देता है आपको। दिस प्रॉपर्टी विल आल्सो बी डेल्ट विद इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेसन, जो कि हमारा रिग्रेशन है। उसके बाद ये छोटा सा पार्ट आता है हमारा प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर का, वो भी हम करते हैं। इसके अंदर कुछ करना नहीं, आपको एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है वो याद करना है। क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता, बट आप अगर जैसे नेट जीआरएफ की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये इतनी बार जो है अपना नेट के एग्जाम में पूछा गया है, ऑलमोस्ट हर बार ही पूछा जाता है। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एनटीए के द्वारा, तो आप इसको बस याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला याद करने से ज़्यादा कोई महत्व नहीं रखता। मैं एग्जाम्पल में कभी कभी जो है आपका नेट में तो हर बार ही लगभग पूछा गया है, और अगर बाकी कोई एग्जाम भी होते हैं तो उनके अंदर भी है जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल है वो ये अपना कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोबेबल एरर का जो फॉर्मूला है 0.6745, और स्टैंडर्ड एरर यानी स्टैंडर्ड एरर का ये वाला। अगर सिर्फ स्टैंडर्ड एरर की बात करूँ तो वो जो है फॉर्मूला 1 - r² बाई √n होता है, और अगर इसको जो मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 0.6745 से तो ये जो है हमारा टोटल जो है प्रोबेबल एरर बन जाता है। और सिर्फ जो इतना पार्ट है इसका, इतना पार्ट जो है इसको जो टर्म दिया जाता है वो स्टैंडर्ड एरर का दिया जाता है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जब इस डिजिट से तो ये प्रोबेबल एरर जो है बन जाएगा। The coefficient correlation establishes the relationship between two variables. After ascertaining this level of relationship, we may be interested to find the extent up to which this coefficient is dependable. Probable error of the correlation coefficient is such a measure of testing the reliability of the observed value। बिल्कुल सही बात है, एरर की जो है चेकिंग होती है इसके अंदर। तो ये जो है हमारा टॉपिक जो है प्रोबेबल एरर का, टू मेन फंक्शंस हैं ये, इसके आप एक बार रीडिंग जो है ले सकते हैं। ये है हमारा जो एक क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर हमको जो है आर एक्स वाई यानी कि पियर्सन का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जो है कोफिशिएंट कोरिलेशन को कैलकुलेट करने में। आइए जरा इसको एक बार गौर करते हैं। तो यहाँ पर हमको जो है फर्म्स के जो है काउंट दिया गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास 10 फर्म्स हैं। उसके बाद फिर हमें सेल्स दी गई हैं, उसके बाद उनकी जो है इंडिविजुअल हमें एक्सपेंसेस दी गई हैं। तो यहाँ पर जो है हम उसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमारे पास फर्म्स हैं, हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हमने उसका एक्स लिख लिया यानी कि हमारा जो है हमने सेल्स लिख ली, उसके बाद हमने उसकी वाई लिख ली। तो ये हमारे दो वेरिएबल्स हैं, इसको इस तरह जो हमने टेबल में अरेंज कर लिया। अब हम निकालेंगे डी एक्स यानी कि एक्स माइनस एक्स बार, जो मैंने आपको बताया था जो फॉर्मूला वही यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। यानी कि अगर हम जो है अपना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय मीन निकालेंगे तो वो इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर जो है हम मान लीजिए इसका जो मीन निकाल लेते हैं, उसके अंदर से है जो हमने जो सपोज किया होगा या इसका जो कैलकुलेट करके है जो मीन आएगा उससे जब हम निकालेंगे तो उसको इस तरह से जो है हम माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा डी एक्स। सिमिलरली हमारा डी वाई आ जाएगा, हम इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि आपने देखा होगा जो नीचे है उसका स्क्वायर भी चाहिए होता है, और ये है डी एक्स डी वाई। तो ये हमारे पास जो है सारी वैल्यूज जो है आ जाएंगी। इसको हमने सिर्फ जो है हमारे फॉर्मूले में पुट करना है। निकालने के बाद हमारे पास जो है सिग्मा डी एक्स डी वाई है जो ये है वो आ गया है 70 को हम यहाँ प्लेस कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे 360 यानी कि जो हमारा
डी एक्स का स्क्वायर है और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे डी वाई के स्क्वायर से यानी कि 22 से। तो हमारा जो ये है फॉर्मूला बन गया 70 बाई अंडर रूट 360 मल्टीप्लाइड बाय 22। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.78, जो कि फिर से -1 और जो है +1 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमारा जो एक चेक है, जो फर्स्ट लेवल चेक होता है कि जो हमारा आंसर आया वो ठीक आया है, तो वो जो है वो वेरीफाई हो गया है, इंडिकेट्स हाई डिग्री। अब देखिए जो है हमने क्या डिफाइन किया था, ऊपर जो टेबल था उसके अंदर एक बार फिर से चल के देखते हैं कि जो 0.78 है वो कितना रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए 75 से 90 के बीच में सफिशिएंटली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है 0.78 वो क्या डिफाइन करता है, सफिशिएंटली हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशंस। तो इस तरह से हमें और एग्जांपल दिए गए हैं, आप इनको करेंगे। सिमिलरली देखिए सॉल्व जो है वो करने का तरीका आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इसको भी आप dx से यूज dx dy से कर सकते हैं, यानी x माइनस एक्स बार से y माइनस वाई बार से। और ये एक और तरीका है, ये फॉर्मूला थोड़ा लेंदी हो जाता है, बट अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आपका फॉर्मूला है वो निकल के यही वाला आ जाएगा। तो आप इनको एक बार जरूर से अपनी तरफ से एक बार करके देख लीजिए, 2 बार करके देख लीजिए। एग्जाम में इसी तरह के बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, 16 नंबर जो है आपको दिलवा सकते हैं। तो ये हमारा जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है बाय कार्ल पियर्सन, जो है हमारा स्टैंडर्ड एरर। देखिए प्रोबेबल एरर जो है वो हमको यहाँ पर बताया गया है। इतना जो क्वेश्चन था जैसे मैंने बताया था ये स्टैंडर्ड एरर है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जब इस टर्म से, तो हमारा जो रिजल्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा प्रोबेबल एरर ऑफ आर, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने कैलकुलेट किया है। उसके बाद आते हैं हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन से। ये भी कार्ल पियर्सन की तरह ही स्पीयरमैन जो थे हमारे स्टैटिस्टिशियन थे। तो चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, अ ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट, डेवलप्ड अ फॉर्मूला इन 1904। तो इनका जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह जो है दिखाई देता है। तो रो का इस्तेमाल करते हैं ये अपने जो कोफिशिएंट को है डिटरमाइन करने के लिए। कार्ल पियर्सन ने आर का इस्तेमाल किया था। ये इस तरह से जो थोड़ा इटैलिक में पी है, जो रो का जो सिंबल है उसको यूज करते हैं। तो 6 सिग्मा डी स्क्वायर जो है डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस एन, और इसको करना है 1 में से माइनस। तो हमारा जो कोफिशिएंट है वो निकल के आ जाएगा। इसको जो है हम अपने एग्जांपल के थ्रू एक बार समझने की कोशिश करते हैं। 10 एंट्रीज आर सबमिटेड फॉर अ कंपटीशन, 3 जजेस स्टडी ईच एंट्री एंड लिस्ट ऑफ 10 रैंक ऑर्डर जो है हमें दिए हुए हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जो हमें दिया है, तो इनकी जो है हमें ये हमारी एंट्रीज हैं और ये जजेस की जो है हमें रैंक्स दे रखे हैं। तो इनको जो है हम प्लॉट करेंगे। देखिए ये एंट्री जो है हमने यहाँ प्लॉट कर दी, रैंक बाय जजेस ये इधर से जो है हमने एज अ टेबुलर फॉर्म में ये सारे जो है वो कर दिए, अरेंज कर दिए। उसके बाद जो है हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। और डिफरेंस जैसे है J1 एंड J2 के बीच में, फिर डी स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर J1 एंड J3 निकाल लेंगे, फिर डी स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर J2 एंड J3 निकाल लेंगे, और फिर इसका डी स्क्वायर निकाल लेंगे। J1 J2, J1 J3 और J2 J3, तो इनके बीच का जो है हम निकालने के बाद उसके बाद हमारे पास सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा। सिग्मा डी स्क्वायर जो है ये 1 2 का डी सिग्मा डी स्क्वायर आ गया, हमारे पास 1 3 का सिग्मा डी स्क्वायर आ गया, और ऐसे ही हमारे पास जो है डी J2 और J3 का सिग्मा डी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर जब हम प्लेस कर देंगे इसको देखेंगे ये हमारा जो है फिर इंडिविजुअली ये हमने J जो है 1 और 2 का किया 6 सिग्मा डी स्क्वायर, तो इसमें यहाँ पे जो है 48 पुट करेंगे। और उसके बाद जब हम J1 एंड 3 की बात करेंगे तो J1 3 का जो सिग्मा डी स्क्वायर है वो यहाँ 26 है। उसके बाद जो है J2 एंड 3 की बात करेंगे जो हमारा सिग्मा डी स्क्वायर आया है वो 88 कैलकुलेट होकर आया था, तो उसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो आप देखेंगे जो इनके रिजल्ट्स हैं वो सारे जो हैं ये हमारे पास आ गए हैं। तो ये जो है हमारा क्या था, ये है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का कोफिशिएंट, जो कि इस तरह से डिनोट किया जाता है आपको इस तरह से। J1 J3 एग्रीज द मोस्ट, ये कैसे पता चला मैं बताता हूँ आपको। जितना ज़्यादा जो है नियर 100 होगा हमारा आंसर दो जैसे इसके पेयर के बीच में, तो वो उतनी ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन सजेस्ट करेगा। वही जो टेबल था जो हमने पहले पढ़ा वही टेबल यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा 71% आ रहा है, यहाँ पर 84.25 आ रहा है, यहाँ पे 47 आ रहा है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो अग्री है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया विच पेयर ऑफ जो चीज अग्रीज द मोस्ट, तो देखेंगे यहाँ पर 84 जो है परसेंट के अराउंड इन्होंने स्कोर किया है अपने कोरिलेशन का। तो सबसे ज्यादा जो अग्रीड जो है एग्रीबल है, सबसे ज्यादा जो म्यूचुअली एग्रीएबल जजेस हैं वो 1 एंड 3 हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो था हमारा विच पेयर ऑफ डिसएग्रीज द मोस्ट, तो जो लोएस्ट है हमारा 47 का J2 एंड J3 डिसएग्रीज द मोस्ट। तो ये आपका जो है स्पीयरमैन का आपका एक क्वेश्चन था। ये फॉर्मूला आप बस याद कीजिएगा, इस फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, कभी कभी नहीं पूछे जाते। ज़्यादातर कार्ल पियर्सन जो है वो इंपॉर्टेंस आपके इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए। तो ये जो है स्पीयरमैन का भी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। ये एक और एग्जाम्पल दिया है, ये भी फॉर्मूला आप इसका जो है याद अच्छे से कर लीजिएगा।
उसके बाद जो है ये वही जो है अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो हैं हमें दिए गए हैं। आप ये पीडीएफ में से एक बार जो है क्वेश्चंस आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। अगर आप थ्योरेटिकल जो है पार्ट करना चाहते हैं तो फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट करना चाहते हैं तो जो ये आप क्वेश्चन है इनके अंदर जो दिए हुए हैं ऑलरेडी, इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते नहीं, तो आप इनको अगर एक दो बार अपने हाथों से निकाल के देख लेंगे, फॉर्मूला बड़े आसान आसान से हैं, कोई टेक्निकल फॉर्मूला नहीं है, तो वो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है साबित होगा। वी ऑलवेज हैव सिग्मा डी जीरो विच प्रोवाइड अ चेक फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। तो ये कुछ रिमार्क्स हैं जो हमको स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन से पता चलते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट मेथड बचता है जो है कोरिलेशन एनालिसिस का, वो है कंकरेंट डेविएशन मेथड। दिस इज अ कॉजल मेथड, कहने का मतलब कैजुअल मेथड कह लीजिए, जो है ऑफ डिटरमाइनिंग द कोरिलेशन बिटवीन टू सीरीज व्हेन वी आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट दैट प्रिसीजन। मतलब जब हमको काम चलाने के लिए कोरिलेशन एनालाइज करना हो तो कॉन्करेंट डेविएशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। कार्ल पियर्सन मेथड, स्पीयरमैन मेथड बहुत जो है प्रिसाइज मेथड है, उनसे आप बहुत जो है ऑलमोस्ट 100% सर्टेनिटी के साथ अपना कोरिलेशन जो है एनालाइज कर सकते हैं। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमको एक सीरियस रिजल्ट नहीं चाहिए, हमको जस्ट एक जो है कैजुअल जो है आंसर जो है वो चाहिए होता है, तो हम कॉन्करेंट डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन साइंस ऑफ डेविएशन। तो ये जो है साइंस पे बेस्ड है, प्लस माइनस के जो साइंस है उन पे बेस्ड है। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपके सिलेबस में है नहीं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए, तो आप एक बार इसको अगर पढ़ लेंगे अपनी नॉलेज के लिए, आपकी रिसर्च में आपके काम आ सकता है। जब आप पीएचडी वगैरह करने की अगर प्लान कर रहे हैं तो उस वक्त ये जरूर काम आ सकता है, अदरवाइज आपके सिलेबस का जो है ये पार्ट नहीं है। ये हमको ये जो क्वेश्चंस हैं उसी मेथड पे बेस्ड जो है गिवन है। अब हमारे को कुछ लिमिटेशंस हैं कोरिलेशन की जो हमें पढ़नी है, एक बार इन पर नजर मारते हैं। As mentioned earlier, correlation analysis is a statistical tool which should be properly used so that correct results can be obtained. Sometimes it is indiscriminately used by management. इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। Cannot determine cause and effect relationship. इसको समझाया गया, अनदर मिस्टेक दैट अकर फ्रीक्वेंटली इज ऑन अकाउंट ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोफिशिएंट। सपोज इन वन केस आर है 0.7, इट विल बी रॉन्ग टू इंटरप्रेट द कोरिलेशन एक्सप्लेन 70% ऑफ टोटल वेरिएशन हो। भाई देखिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलना जो है वो ठीक है, लेकिन इसको इस तरह से हमेशा इंटरप्रेट करना वो गलत है। मैंने आपको जो टेबल बताया था उसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि इसको समझने के लिए आप जो है परसेंटेज यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आप अपने पर्सनल जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए कीजिएगा। जब आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं पब्लिक में या किसी रिसर्चर के साथ में, तो जो है उसकी जो जो डेफिनेट इंटरप्रिटेशन है उसी का इस्तेमाल कीजिए। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको किसी भी तरह समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो चीज़, द एरर कैन बी सीन इजीली व्हेन वी कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या था? आर स्क्वायर। तो वो चीज़, another mistake in the interpretation of occur when one conclude a positive or negative even though the two variable are actually unrelated। तो जब unrelated ही हैं तो उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप जो है वो देखिए जो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन था, जब आर हमारा जीरो था या नेग्लिजिबल था 30 तक था, तो वो जो कोफिशिएंट है जो कोरिलेशन एनालिसिस है वो अपने आप में ही इरेलीवेंट जो है वो इरेलीवेंट सा हो जाता है। तो उसके अंदर अगर आप उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप ढूंढेंगे, एक ऑलरेडी इरेलीवेंट चीज़ में अगर आप रेलिवेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो जो है क्या वॉइड हो जाता है स्टार्टिंग से। तो वो चीज़ें हैं। तो ये आपके जो है कोरिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको अगर अपनी तरफ से पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। इनका जो लेवल है वो थोड़ा आपके टेक्निकल किस्म का है, जैसे स्पूरियस कोरिलेशन है वो हमने पढ़ा था, जो मेंशन था पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन है, ये दो नंबर के जो आपके क्वेश्चन हैं। बट स्कैटर डायग्राम ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपको सारे डायग्राम्स मैंने बना के जो है वो क्या नाम है आपको दिखा दिए हैं। अगर आपको इस तरह से 16 नंबर का क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है कि आप उसको अच्छे से जो है प्रेजेंट करके आ सकते हैं। ये है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। देखिए ये 4-4 नंबर के जो है क्वेश्चंस बना दिए जाएंगे, तो 16 नंबर का एक क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। ये जो है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उस हिसाब से जो भी यूनिवर्सिटी हमारे डिटरमाइन करेगा जो है हमारे क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे, बट इससे बाहर जो है आपके क्वेश्चन नहीं बनते। ये हमको जो है एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये स्कैटर डायग्राम का है, ये कार्ल पियर्सन का है, ये बिल्कुल सिमिलर हैं, बहुत सिंपल से हैं। आपने अगर जो एग्जांपल्स ऊपर कर लिए हैं तो ये जो है सॉल्व करना आपके लिए कोई जो है मुश्किल बात नहीं रहेगी। तो वो चीज़ें हैं ये। तो इससे जो है हमारा जो कोरिलेशन का जो टॉपिक है वो यहाँ पर पूरा होता है। अब हम जो अपने अगले आने वाले टॉपिक हैं उसके अंदर रिग्रेशन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ेंगे, रिग्रेशन क्या है, लीनियर क्या होता है, रिग्रेशन लाइन क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या है, इस तरह की जो है चीज़ों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगले लेक्चर में कोशिश करें मुझसे जुड़ने की, और फिलहाल के लिए धन्यवाद।